नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के साथ। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान है और उससे ठीक पहले एएनआई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी की लहर है और उन्हें जबरदस्त बहुमत मिलने जा रहा है। सभी राज्यों में देख रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। इतना अहंकार था कि इन्होंने गुजरात के 2 गधे शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोर से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है और सरकारें कंटिन्यूटी होती है। और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। बहुमत वाली बात पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक राज्य में भी बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। पीएम मोदी के इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, 5 राज्यों में उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार बन जाएगी बीजेपी की। मुझे तो नहीं लगता 5 तो 5 एक राज्य में भी अगर बीजेपी सरकार बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूँ तो उत्तर प्रदेश में जनता ने तय कर लिया, खासतौर से किसानों ने और नौजवानों ने, कि अब इनके ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे 2017 में लोगों से, एक भी पूरा भाजपा ने वो वादा नहीं किया है। और अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सपा और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र में एक दूसरे की नकल की है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए अपना तीसरा घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसे उन्नति विधान बताया है। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं के लिए शक्ति पत्र और युवाओं के लिए युवा विधान जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र महिला और युवा केंद्रित बनाया है। इसके मुताबिक 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। 2,500 रुपए में गेहूं धान की खरीद और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल आधा किया जाएगा। 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। महिलाओं को 40% का नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आवारा पशुओं से जिनकी फसल का नुकसान होगा उन्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। झुग्गी की जमीन में जो रह रहे हैं वो जमीन उनके नाम की जाएगी। कोरोना में मरे कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा। SC/ST समाज के बच्चों की पूरी शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
विकलांग लोगों को पेंशन प्रतिमाह 6,000 रुपए तक कर दी जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों को उनकी गृहनगर में पोस्टिंग दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने हिजाब पर चल रहे बवाल पर भी बीजेपी पर हमला बोला। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो। मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बता रही है। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रदेश की आधी आबादी पर दांव लगाए हुए हैं। पर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ सपा या भाजपा में चले गए हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी गर्मी निकालने की बात कर रही है, तो वो कह रही हैं कि गर्मी निकालने की बजाय वो भर्ती निकालेंगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित नजर आता है। कांग्रेस का कहना है कि वो चुनाव धर्म और जाति के बजाय विकास और मुद्दों पर लड़ रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस दीक्षित ने इस विवाद की व्यापकता को देखते हुए ये फैसला किया है। उधर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के बाहर अगले 15 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने इस केस को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि मामले की व्यापकता को देखते हुए राज्य के मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर एक बड़ी बेंच का गठन करे तो बेहतर होगा। अंतरिम आदेश भी बड़ी बेंच से ही आना चाहिए। अदालत रजिस्ट्री को निर्देश देती है कि हालात को देखते हुए इस मामले को फौरन मुख्य न्यायाधीश की जानकारी में लाया जाए। The matter is now being placed before the Honorable Chief Justice of this Honorable High Court for whether or not the matter should be referred. अदालत ने मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है ताकि बड़े बेंच का गठन हो सके। अंतरिम आदेश भी अब वहीं से मिलेगा, अब मुख्य न्यायाधीश को तय करना है। So we will hopefully wait for what the Honorable Chief Justice in his wisdom has to say and accordingly follow suit. वहीं हिजाब के समर्थन और विरोध की वजह से कई जगहों पर मंगलवार को हिंसा हुई थी। वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने मुस्लिम हितों की बात करने वाली पार्टी एसडीपीआई और इसके छात्र विंग सीएफआई पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। तो वहीं एसडीपीआई ने बीजेपी और एबीवीपी पर पलटवार किया। It was a small problem of 6 girls in a single college. 6 लड़कियों का एक छोटा सा मामला दूसरे कॉलेजेस और दूसरे जिलों तक कैसे पहुंचा, ये सब पता चल जाएगा। How it was taken to the different districts of the state, we know it. वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी स्कूल कॉलेजेस के नजदीक धरना प्रदर्शन पर 15 दिनों तक रोक लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है तो हर तरफ शांति है, लेकिन हकीकत यह है कि छात्र और उनके माता पिता परेशान हैं, क्योंकि छात्रों के बीच जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वो न तो छात्रों के लिए ठीक है, न ही एक बेहतर समाज के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और फरवरी अंत तक मुंबई शहर है खुलने को तैयार। इसी शहर मुंबई से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पीक की तुलना में 97% मामले कम हुए हैं। 95% जो कोविड बेड हैं वो खाली हैं। ऐसे में मुंबईकरों के लिए खुशखबरी ये है कि फरवरी के आखिर तक, इस महीने के आखिर तक जो 50% की पाबंदियां तमाम जगहों पर हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। मुंबई अब महीने के अंत तक पूरी तरह खुल सकती है। कोरोना के मामलों में करीब 97% गिरावट देखते हुए इस पर विचार हो रहा है। अनलॉक की तरफ मुंबई चल रही है, कंप्लीट अनलॉक। मुझे लगता है आने वाले
कुछ दिनों में कंप्लीट अनलॉक खुल जाएगी मुंबई, ये होने वाला है। आज भी हमारा जो वैक्सीन है आने वाला वीक में 100% होगा। मुंबई के लोगों का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, सहकार्य नहीं होता तो ये दिन नहीं आते। इससे पहले 1 फरवरी को ही सभी पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट और थिएटर 50% क्षमता के साथ खुल चुके थे। रात का कर्फ्यू भी हट चुका था। अगले महीने से बाकी छूट भी मिलने की उम्मीद है। मुंबई में फिलहाल दिसंबर के बाद से सबसे कम मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या में करीब 95% कमी दिख रही है। 1 या 2 बिल्डिंग या फिर फ्लोर ही सील हो रहे हैं। पीक के दौरान 30% की तुलना में पॉजिटिविटी रेट भी अब गिरकर 1.2% पर आ गई है। हालांकि वायरस की आंख मिचोली के बीच कोविड जंबो सेंटर कुछ और समय तक कायम रखे जा सकते हैं। 95% बेड खाली है और काफ़ी कम पेशेंट है, 15-20 के आसपास। पिछले कुछ 3 हफ्ते में काफ़ी पेशेंट कम हो रहे। आईसीयू में भी 10 के अंदर ही हमारे पास पेशेंट एडमिट है। सब जगह यही हालत है कि पेशेंट 10 के अंदर ही है और कुछ जगह तो शायद पेशेंट भी नहीं है। तो काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं अभी जो भी ये 3rd वेव ओमिक्रॉन की है ये खत्म होते आ रही है। राज्य में भी कोविड के मामले पीक की तुलना में करीब 87% कम हुए हैं। हालांकि मंगलवार को मौतों में 100% से भी ज्यादा का उछाल दिखा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और 17 फरवरी से दिल्ली विश्वविद्यालय खोला जाएगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया है। लंबे अरसे से वो इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन बीते 3 दिनों से उन्होंने आंदोलन तेज कर रखा था। छावनी में तब्दील दिल्ली विश्वविद्यालय। छात्र 3 दिनों से सड़कों पर हैं। शुरुआत आइसा और लेफ्ट के छात्रों ने की और फिर एबीवीपी और डूसू भी मंगलवार से इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब प्रॉक्टर ने विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो कह रहे हैं और सही भी है कि दिल्ली स्टेट की खुल गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी। हमारा साइज़ और तरीका थोड़ा सा ज़्यादा अलग है औरों से, तो प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारी बातचीत हुई, कई मीटिंग्स हो गई हैं। तो सैनिटाइजेशन से लेके इतने सारे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने हैं। और दूसरी बात, हमारे पास 65% स्टूडेंट बाहर के हैं, उनको भी एक टाइम देना है कि उनको रिजर्वेशन कराना है, दिल्ली आना है, उनके रहने की व्यवस्था है, सारा हम देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, अब ना खोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। आज जूस पिलाकर डूसू के आंदोलन को प्रॉक्टर ने विराम दिया, ऐलान किया। कोविड की दूसरी लहर खत्म होने के बाद लेफ्ट फ्रंट के संगठनों से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय खोलने को लेकर 57 दिनों तक आंदोलन किया था। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के बाद उन्हें आंदोलन रोकना पड़ा था। आंदोलन पिछले 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल में हमने तमाम तरीके अपना लिए वाइस चांसलर से बात करने के लिए, उन्होंने हमसे बात नहीं की। उल्टा उन्होंने हमें अरेस्ट करवाया, पुलिस से डिटेन करवाया। हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, तब हमको डिटेन करवाया, हमारे पर एफआईआर करवाई। लंबा मूवमेंट था जिसमें कि 5 दिन का सबसे पहले हंगर स्ट्राइक था, जिसमें हम 5 दिन भूखे रहे थे। उसके बाद हम 60 दिन तक इंडेफिनेट स्ट्राइक पे 2 महीने तक बैठे कि डीयूबीसी अब कैंपस को खोल दीजिए। कैंपस बंद है तो पूरी फीस क्यों वसूल रहे हैं? हर किसी के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं होता है। मार्च 2020 से ही विश्वविद्यालय बंद था। कोरोना के घटते खतरे के बीच छात्रों की एकजुटता ने इन सब की राह आसान की। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।